हेलो फ्रेंड्स। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मैथ और रीजनिंग के कुछ शानदार प्रश्नों के कलेक्शन को। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या के बारे में सही नहीं है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्राकृत संख्याओं के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत है। ये इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है यानी कि गलत है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन बनाने के बाद भी इस चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं है या है। इस चक्कर में हम लोग ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे है कि सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है सो ये गलत है। तो देखिए, प्राकृत संख्या तो सबसे पहले आप लोग जानिए, आप लोगों को सभी को पता होगा मेरे भाई कि गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, चाहे आप n जहाँ तक चले जाइए, ये सारी जो संख्याएं होती है ये प्राकृत संख्या होती है। तो इतना आप लोगों को पता होगा कि प्राकृत संख्या जो होती है ये 1 से लेकर के, यानी गिनती की सारी संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। जहाँ तक जाइए आप संख्याओं को लेकर के, चाहे 1000 हो, 1000 हो, लाख हो, कितना भी हो, ये सारी संख्या जो है सो हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो इसी पर है हमारा आधारित प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि प्रत्येक अभाज्य संख्या। अब आइए, अब अभाज्य संख्या क्या होती है ये सब लोगों को पता होगा कि जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड, यानी केवल और केवल दो संख्या से ही वो विभाजित हो सकती है। एक तो एक होगा, एक संख्या एक होगा और एक संख्या वो स्वयं होगी, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसके दो गुणांक हो, यानी कि जिसके दो गुणांक हो उसे क्या कहते हैं, गुणनखंड हो, जिसके दो ही गुणनखंड उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक और अपने आप को छोड़कर बाकी किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता अभाज्य संख्या। तो आइए अभाज्य संख्या में यहाँ पे लिखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता है आप लोगों को, 2, तो उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 नहीं होगा। देखिए 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 1 3 9 हो जाएगा, 3 इसके हो जाएंगे गुणनखंड, तो ये नहीं होगा। 11 13 17 19 और आगे कंटिन्यू अपना करते जाइएगा, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्याएं क्या एक विषम संख्या होती है। तो देखिए 3 5 7 11 13 15 19, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या कहते हैं। तो 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी जो है सो ये एक विषम संख्या है। तो इससे क्या होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि हाँ, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभाज्य संख्या हमारा 2 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी दो ही गुणनखंड है, 1 और 2, मात्र 2। तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये एक सम संख्या हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारा प्रश्न, जो 1 नंबर कथन जो है सो गलत हो जाएगा कि प्रत्येक अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है, नहीं होती है, क्योंकि इसमें 2 भी शामिल है। 2 के अलावा अगर देखें तो सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, लेकिन अभाज्य संख्या में 2 भी शामिल है। तो 2 इस कथन को गलत साबित करता है। अब आइए, अब अगला कथन क्या कह रहा है हमारा, अगला कथन क्या कह रहा है कि आइए कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। अब भाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, यानी जैसे मान लीजिए 2 हो गया तो इसके 1 और 2 हैं, तो नहीं, ये भाज्य संख्या नहीं है। 5 है, 1 और 5 है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 2 से अधिक होनी चाहिए, जैसे 4 है तो 1 2 4, इसके हो गए 2 से अधिक, तो ये है भाज्य संख्या। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 3 5 4, तो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा। तो यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। तो क्या कह रहा है कि सभी सम संख्या देखिए, अब बी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, आगे कंटिन्यू करिए। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि सभी सम संख्याएं 2 6
2 4 6 8 10 12 14। तो कभी क्या सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है? तो देखिए 4 तो भाज्य संख्या हो गई, 6 भी हो गई, 8 भी हो गए, 10 भी हो गए, क्योंकि इसके होते हैं 1 2 4। 6 के हो जाएंगे 1 2 3 6। 8 के हो जाएंगे 1 2 4 8। 10 के हो जाएंगे 1 2 5 10। तो इन सारों को विभाजित करने वाले जो गुणनखंड हैं ये 2 से अधिक हैं, तो इसलिए ये तो भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि फिर यहाँ पे 2 भी विराजमान है जो कि एक सम संख्या है, और ये 1 और 2 के अलावे किसी और से विभाजित नहीं हो सकता है, जिस कारण ये कथन भी हमारा जो है सो गलत होता है। तो सभी सम संख्याएँ भाज्य संख्या होती है तो नहीं, सभी संख्याएँ भाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें शामिल हैं कौन? 2। चलिए अब अगला देखिए, अब अगला प्रश्न, अगला कथन क्या कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव क्या सम संख्या होता है? तो इसे आइए चेक करते हैं। 2 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था 2 3 5 7 11 9। बार बार क्यों आ जा रहा है यार? 7 11 13 17 19। आगे कंटिन्यू करिएगा। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है? तो देखिए, देख लेते हैं हम लोग। देखिए 3 2 5, तो यहीं पे गलत हो गया। कहाँ सम संख्या हुई? 5 3 8 हो गया, 7 5 12 हो गया, 18 हो गया, ये 24 हो गया, ये 30 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा। तो ये भी सम संख्या, 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 ये भी सम संख्या। लेकिन यहाँ पे जो पहला है 3 और 2, इन दोनों का योग तो 5 होगा, जो कि एक विषम संख्या है। तो 2 और 3 ने इस कथन को भी क्या कर दिया? गलत। अगर वास्तविक में देखें तो 2 ही इस कथन को भी गलत कर रहा है, क्योंकि 3 तो इसके साथ भी शामिल है। तो यानी कि 2 सम अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या नहीं होती है, और इस जो कथन है इसको गलत साबित कौन कर रहा है? फिर से 2 ही गलत कर रहा है। तो तीनों कथन को गलत करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? 2 का है। आशा करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए अगला क्या कहता है? अगला कह रहा है कि यदि दो ही यदि एक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल सदैव विषम होता है। देखिए यहाँ पे सम संख्या है 2 4 6 8 10 12। इसको करेंगे किससे? 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, 2 से और 2 से। तो क्या भागफल सदैव विषम आता है? देखिए एक तो आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखिए, अब 1 तो विषम संख्या है, 2 नहीं है, 3 विषम संख्या है, 4 नहीं है, 5 विषम संख्या है, 6 नहीं है। तो देख लीजिए, तो सदैव विषम कहाँ हुआ? तो ये भी हमारा जो है सो गलत हुआ। तो इस प्रकार आप लोग चारों कथन को अच्छे तरीके से समझते हुए अपने आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो ये आंसर क्या कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो A B C D सभी के सभी जो है सो सही नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, आशा करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगले प्रश्न से संबंधित मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को या तो इसके पिछले वीडियो में, नहीं तो इससे 2-3 पहले पीछे वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अल्फा और बीटा समीकरण, जब समीकरण दिया हो तो उसके मूल कैसे निकालते हैं और उसका जो है सो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो उसी पे ये प्रश्न है। तो कह रहा है कि समीकरण ए और में अल्फा और बीटा समीकरण 3x² - 11x + 6 के मूल है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? तो देखिए ये है आपके a - b के होल स्क्वायर। तो इतना तो आप लोगों को पता होगा कि a - b के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला ये भी होता है a + b के होल स्क्वायर - 4ab। इतना आप लोगों को पता होगा कि एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, तो आइए अब इसी पे हम लोग देख लेते हैं
अब देखिए क्या कहता है, अब जब ये माइनस बी का तो हमें तो निकालना पड़ेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है यार, हाथ इतना क्यों आगे आगे चल रहा है भाई, माइनस से ज़्यादा हाथ चल जा रहा है। पहले माइनस 4a अल्फ़ा और बीटा, तो हमें तो पहले अल्फ़ा और बीटा का दोनों मूल अल्फ़ा बीटा का गुणनफल और अल्फ़ा बीटा का योग निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पिछले प्रश्न में, पिछले वीडियो में, 2-3 पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो हमारा यहाँ पे b क्या है, -11 है और a है 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा +11/3 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बाई ए, तो हमारा c है 6 और a है 3, यानी कि हमारा मूलों का गुणनफल जो है सो ये 2 हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग इस प्रश्न को बना लेंगे और ये प्रश्न लगभग सोल्व हो गया है। तो याद रखिएगा 11/3 और 2। तो अब आइए, अब ये जो है सो हमारा ये हो गया 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 आया था ये। अब इधर बैक आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 11 का वर्ग आपको पता है 121/3 तिरके 9 -4 दूनी 8। यहाँ से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। 121 9/72 और बट्टे में 9, और 121 में से 72 जाएगा तो हो जाएगा 11 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/9, यानी कि 49/9 जो है सो हमारा सही उत्तर आ जाएगा, पहला ऑप्शन में ही दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाइयों कि एक वर्ग के विकर्ण 12√2 है। तो विकर्ण वर्ग का विकर्ण आप लोग को पता है ना कि √2a होता है, तो ये कितना है 12√2। तो √2 से √2 हमारा गायब, यानी कि हमारा 12a बराबर 12 हो जाएगा। नहीं, a आप लोगों को पता है कि भुजा होता है, भुजा की लंबाई जो है सो a से डिनोट किया जाता है वर्ग में। अब कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण पर बने अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ठीक है, तो पहले इसका क्षेत्रफल, अब देखिए पहले एगो वर्ग ले लेते हैं, ठीक है, आइए एगो शेप ले लेते हैं, ये ले लीजिए, ये जो है सो हमारा हो गया वर्ग, छोटे सा ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग, ठीक है। अच्छा, अब एगो और शेप है इसमें, लाइन है क्या, ना लाइन तो इधर उधर होवे नहीं करता यहाँ पे। तो चलिए इसको लेना गलत है मेरे हिसाब से, क्या हो गया भाई, चलिए अरे इसको हटाइए वर्ग तर्क को। तो देखिए इतना याद रखिए कि a बराबर 12, हमारा a बराबर कितना निकल के आया है 12, a बराबर हमारा निकल के आया है 12। तो क्षेत्रफल तो आप लोगों को पता ही होगा कि a स्क्वायर होता है, यानी 12/144 होगा। तो पहले आइए यहाँ पे हम वर्ग आप लोग को ड्रॉ करिए देते हैं, उसके बाद जो है सो प्रश्न को हल करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया, जैसे यार सही वर्ग क्यों नहीं हो रहा हमसे, ये देखिए जैसे ये हो गया, चलिए ये हो गया वर्ग मान लीजिए, ये हो गया हमारा विकर्ण। और ये कह रहा है कि इस पे भी एक वर्ग बना हुआ है, इस पे भी एक जो है सो वर्ग बना हुआ है। तो अब यही कह रहा है कि क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या 2:3 होगा। तो देखिए हमारा इतना तो पता है कि इस वर्ग का जो है सो ये भुजा जो है सो 12 हो गया, और इस वर्ग का जब विकर्ण दिया हुआ है हमारा 12√2, तो मतलब कि विकर्ण 12√2 दिया है, तो उसी विकर्ण के बराबर तो इसकी भुजा है जो बाहर वर्ग बना है, तो इसका हो गया ये। तो अब दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। देखिए अब ये वर्ग का क्षेत्रफल जो है सो ये हो जाएगा 12/144, और इसका क्षेत्रफल जो है जो अब 12√2 का जो वर्ग कीजिएगा तो 12/144 तो ऑलरेडी ये हो गया, और 2 का जब स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 144 × 2। तो हमारा जो है सो आंसर निकल के आता है 1:2, लेकिन ये कह रहा है 2:3, तो ये जो है सो हमारा हो गया गलत। ठीक है, चलिए भाई यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। और अगला देखिए क्या है, अगला क्या है, अगला है कि समांतर चतुर्भुज का एक
कोण 120 डिग्री है तो आमने सामने का कोण 120 डिग्री ही होता है क्या? तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज क्या है कि भुजाएं दोनों आमने सामने की दोनों भुजाएं जो है सो ये समानांतर होनी चाहिए। आमने सामने की दोनों भुजाएं जो है सो ये समानांतर होनी चाहिए। और जब आमने सामने की दोनों भुजाएं समानांतर होगी तो यानी कि आमने सामने का जो कोण है ये भी बराबर ही होता है। ठीक है, ये भी बराबर ही होता है। तो ये मान लीजिए कि अगर 120 हो गया, 120 हो गया, तो चलिए मान लीजिए कि ये चीज़ आपको नहीं पता है, तो एक चीज़ तो आप लोगों को पता होगा ना कि जो कोई भी जैसे बहुभुज है तो उसके एक साइड के जो दोनों एंगल होते हैं इसका योग 180 डिग्री होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि दोनों एंगल के एक साइड का जो है सो 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए ये 120 हो गया, कोई भी मान लीजिए 120 हो गया, तो ये तो हो जाएगा 60। और ये अब इसको हटाइए, अब ये 60 हो जाएगा तो ये जो है सो ये दोनों का योग 180 होगा। तो फिर जब ये 60 हो जाएगा तो ये तो 120 हो जाएगा ना। तो यानी कि आमने सामने का जो है सो ये कोण जो है सो बराबर होता है, जिसके कारण दूसरा हमारा कथन जो है सो सही हो गया। अब तीसरे पे आइए, तीसरा क्या कहता है? तीसरा कथन जो है सो हमारा कहता है, तीसरा कथन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के कोण 1:1:2 में है, 1:1:2 में है, तो क्या एक विषमबाहु त्रिभुज है। कैसे विषमबाहु? इसको सोल्व करने की जरूरत है ना यार। जब दो कोण जब बराबर हो गया तो विषमबाहु कैसे हो गया? विषमबाहु का मतलब जैसे 1 होता, 2 होता, 3 होता, ये हो गया। 2 होता, 3 होता, 5 होता, यानी कि जिसकी एक भी कोण बराबर नहीं है वो होता है विषमबाहु। अब जब दो कोण बराबर हो गए तो विषमबाहु कहाँ से होगा? ये तो समद्विबाहु, तो सॉल्व करने की जरूरत है, तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इससे हमारा क्या निकल के आता है कि केवल और केवल 2 जो है सो सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाइम का पाबंदी है भैया जरा सा। चलिए पहले अगला प्रश्न है कि एक इनलेट पाइप एक टैंक को 120 घंटे में खाली करती है। 120 घंटे में खाली करती है, भर सकती है, यानी प्लस है, ये भर सकती है, पानी डाल रही है। जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से 54 घंटे में खाली कर सकती है। 54 घंटे में जो है सो खाली कर सकती है। यदि खाली हो, यदि टैंक खाली है, टैंक खाली है, मान लीजिए टैंक है पूरा खाली है, 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में टैंक पूरी तरह से? सबसे पहले तो भैया जी इसका लघुत्तम आप लोग निकाल लीजिए। 54, 3 से आइए, 3 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 54, 18 3 54। अब 2 से हो जाएगा 20 और 2 से हो जाएगा 9। इसमें कोई दूसरा अब उपाय नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा अब, हाँ 20 नवा 180 और 180 में 3 दूनी 6 से गुना करेंगे तो 18 25 90, 18 6 108, यानी कि 1080 जो है सो हमारा टैंक का टोटल जो है सो क्षमता हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1080। अब देखिए, अब इससे काटिए, अब इससे काटिएगा तो हो जाएगा 9, यानी कि 1 यूनिट में 1 घंटे में ये 9 यूनिट पानी भर रहा है, 9 तो हो जाएगा। और ये हो जाएगा 54 दूनी 108, यानी कि 20, यानी कि 1 मिनट में ये 9 यूनिट भर रहा है और 1 मिनट में ये 20 यूनिट खाली कर रहा है। अब देखिए अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि 8 इनलेट पाइप जाएगा, 8 इनलेट पाइप जाएगा, यानी कि 9, एक तो भर रहा है 9 यूनिट, तो इसके 8 हो जाएगा, यानी कि 72, यानी कि एक जो है सो 1 घंटे में जो है सो 72 यूनिट पानी अंदर जाएगा 8 इनलेट पाइप के द्वारा। लेकिन यहाँ पे आउटलेट पाइप भी कितनी है? 3 है, लेकिन ये एक घंटे में 20 यूनिट खाली कर रहा है, तो 3 घंटे में कितना खाली करेगा? 60 यूनिट, मतलब कि 60 यूनिट 1 घंटे में पानी खाली हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 72 यूनिट तो भरा जा रहा है और 60 यूनिट खाली हो रहा है, तो टोटल जो है सो हमारा 12 यूनिट जो है सो टंकी में प्रत्येक घंटे भर रहा है। तो यही पूछ रहा है कि कितने घंटे में टैंक पूरी तरह से भर जाएगी। तो जब 1 घंटे में 12 यूनिट भर रहा है तो 12 से 180 में भाग दे दीजिए, तो 12 नवा 108 0, यानी कि 90 घंटा में जो है सो हमारा टैंक फुल हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। अब अगला प्रश्न जो है सो हमारा क्या कह रहा है? ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया। कह रहा है कि 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B6 और B7 B8 एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर वृत्त की दिशा में मुख करके बैठे हैं। लीजिए ये वृत्त, 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है कि
के वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर विपरीत दिशा है, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र के विपरीत दिशा यानी कि बाहर। जब केंद्र के विपरीत दिशा बाहर मुंह करके बैठे हैं तो देखिए, जब अंदर मुंह करके बैठते हैं तो दायां साइड होता है एंटी क्लॉकवाइज और बायां साइड होता है क्लॉकवाइज। लेकिन जब ये बैठे हैं कहाँ, जब केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं तो इनका जो है सो ये जो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा दायां, और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा जो है सो ये बायां हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बायां, यानी कि ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है, आइए अब कह रहा है कि B1 B3 के दाएं तीसरा है। मान लीजिए कहीं B1 को बैठा लीजिए, B1 B3 के दाएं, B3 के दाएं, तो यानी कि जब दाएं है तो दाएं कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे B, इसका मतलब B3 यहाँ पे बैठेगा, तब B1 जो है सो इसके दाएं 1 2 तीसरे स्थान पर बैठेगा। ठीक है, आगे है B5 B3 के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो जब बायां होगा तो बायां इस साइड होगा, तो B5 जो है तो B3 के बाएं दूसरे स्थान पे, यानी कि B5 बैठ जाएगा यहाँ पे 1 2। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आया। अब आगे चलिए, आगे कह रहा है कि B2 B4 के दाएं, देखिए B2 B4 यानी कि B2 B4 पहले चर्चा नहीं है ना, तो मैंने पहले पिछले प्रश्न में, पिछले 2-3 पहले वीडियो में बताया था आपको कि पहले उस पॉइंट को पकड़िए, पहले उस लाइन को लीजिए जिससे हमारा प्रश्न सॉल्व होने में आसानी हो। तो B2 और B4 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि B2 या B4 को आप कहाँ बैठाइएगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको होल्ड कीजिए थोड़ी देर के लिए। अब अगले उस लाइन पे आइए, अगला कह रहा है कि B4 जो है सो B1 के दाएं से दूसरा है। B1 तो ये हो गया, अब इसका दायां हो गया इस साइड, तो B1 के दाएं B4 B1 के दाएं दूसरे पे, यानी कि B4 1 2, यानी कि B4 बैठ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये अब देखिए, अब फिर आ जाइए पिछले पे, क्योंकि B4 अब आ गया इसमें। अब कह रहा है कि B2 B4 के दाएं चौथे स्थान पे है। अब B4 का दायां इधर हो गया, अब इसका चौथा स्थान गिन लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा B2। ठीक है, अब B2 यहाँ पे हो गया। अब बच गया हमारा 3 स्थान खाली। आगे देखिए क्या करा, आगे कह रहा है कि B8 B6 इसको छोड़िए खाली, क्योंकि B8 और B6 का कोई अता पता जो है सो इस प्रश्न में अभी तक नहीं दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, B6 B1, फिर मिल गया B1, B1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि B6 ना तो यहाँ होगा और B6 ना यहाँ होगा। कराना कि B6 B1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि B6, तब स्थान कौन बच गया, एकमात्र स्थान बच गया ये, जहाँ पे बैठेगा हमारा B6। अब आइए पिछले में, पिछला क्या कह रहा है कि B8 जो है सो ये B6 के बाएं तीसरे स्थान पे है। अब B6 के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो बायां तीसरा स्थान, बायां इनका ये हो जाएगा और बाएं से तीसरा स्थान हो जाएगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पे बैठ जाएगा हमारा B8। क्या बैठ जाएगा, B8 हमारा बैठ जाएगा यहाँ, B8 हमारा बैठ गया यहाँ। ठीक है, अब पहले इस सारे भाषण को समाप्त कीजिए, रुक जाइए, ये लो हो गया समाप्त। एक बार और समाप्त कर दें, हो गया। ठीक है, अब आइए, अब देखिए, अब हो गया हमारा सब कुछ बैठ गया, B1 बैठ गया, B2 बैठ गया, B3 B4 B5 B6 B8, तो बच गया कौन, B7 बच गया। तो जब B7 बच गया तो B7 हमारा यहाँ हो गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि B7 के दाएं से तीसरा कौन है, तो B7 का दायां हो जाएगा ये और दायां तीसरा हो जाएगा B4, 1 2 3। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बाकी आप इस वीडियो को बैक करके देखिएगा 1-2 बार, तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न में, क्योंकि भैया टाइम की भी पाबंदी है हमारे पास। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का, और अगला प्रश्न जो है सो क्या कह रहा है कि ए बी का अर्थ, ए बी की मात्रा। देखिए इस प्रश्न में आप लोगों को ये जो 4 निष्कर्ष जो देता है ना, ये पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो ये 4 जो दिया होता है ना, कि प्लस का अर्थ, माइनस का अर्थ, गुना का अर्थ, इसको देखिए। इसको हम कब देखेंगे, इसको देखेंगे हम लास्ट जब सॉल्व करने जाएंगे। जब इस तरह का प्रश्न दिखे तो डायरेक्ट आप सॉल्व में जो दिया रहता है ना, इस पे आइए। और इतना बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो पहला होता है ना, ये दूसरे से रिलेटेड होता है हमेशा।
इसमें जो बहुत लोग समझने में कन्फ्यूजन होता है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तो यही समझते हैं कि बी आगे जाए कि पीछे जाए। तो इतना याद रखिएगा कि पीछे वाले का पहला जो है सो ये बाद वाले का कुछ ना कुछ लगता है। जैसे आप खुद देख लीजिए कि ए बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि ए बी की माता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो इस तरह के प्रश्न में अक्सर यही होता है कि पहला जो है सो ये दूसरे का कुछ ना कुछ लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसको देखने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा ही नहीं। जैसे प्रश्न आएगा तुरंत आप आइएगा कि क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट इस पे आइएगा, इसको मत देखिएगा, इसको इसी में हम लोग देख लेंगे। अब क्या कह रहा है कि एन कि क्यू एन से किस प्रकार संबंधित है। क्यू जो है सो ये एन से किस प्रकार संबंधित है, एन से, यानी कि हमको इधर से आना है, ठीक है। अब देखिए, तो पहले तो हम लोग इस आधार पर जाएंगे, इस कथन के आधार पर जाएंगे, तो हम लोग बैक जाएंगे। तो चलिए पहले बैक के चलते हैं, एन से किस प्रकार संबंधित। चलिए अब देखिए, अब आ जाइए हम लोग पी क्यू पर। देखिए कहाँ, पी क्यू पर। अब प्लस है तो कह रहा है कि माता है, तो मैंने आपको बताया था कि दूसरे की पहला कुछ लगता है, तो पी क्यू की माता है। चलो ठीक है, माता है, पी क्यू की माता है, माता याद रखिएगा। दूसरा गुना है, गुना कह रहा है कि भाई है, यानी कि पी का भाई डी है। तो अब क्यू की माता का भाई क्या लगेगा, क्यू का लगेगा मामा। क्या लगेगा, क्यू का मामा। सॉरी थोड़ा नीचे कर देते क्योंकि ऊपर हम लोग को देखना भी। चलिए ऊपर तो यही देखना है ना, ये नहीं देखना। तो चलिए क्या कहता है, मामा। अब यहाँ से सॉल्व हो गया, पी का क्यू हो गया क्या, पी का क्यू हो गई माँ, और पी का भाई हो गया डी, यानी कि क्यू हो गया डी, हो गया क्यू का मामा। अब आगे माइनस में क्या कह रहा है कि ए बी का पिता है, यानी कि डी जो है सो एन जो है सो डी का पिता है, एन जो है सो डी का पिता है, ठीक है। अब मामा के पिता क्या हो गया, नाना। मामा के पिता क्या हो गया, नाना। क्या हो गया, नाना। मामा के पिता नाना, तो नाना। अब जब क्यू का एन हो गया नाना, तो यहां से पूछ रहा है एन से, यानी एन का क्यू क्या लगेगा। तो जब क्यू हो गया, एन हो गया क्यू का नाना, तो क्यू हो गया एन का नाती। और जब नाती हो गया यानी कि बेटी का बेटी। अच्छा सॉरी, अब देखिए, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और डिसाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये नाना हो गया और ये नाती हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब क्यू का, ये क्या हो गया मेरे भाई, अब क्यू का तो हमें जेंडर ही पता नहीं है ना, क्यू का जेंडर हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे। यहाँ है बेटी की बेटी, चलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है सो ये मिसिंग है। यहाँ पे एक होगा बेटी का बेटा, और यहाँ पे नॉन कुछ भी होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी तो जेंडर डिसाइड करना जरूरी है। तो अब इस पे आ जाएंगे। अब देखिए क्या करेगा, ए बी की बहन है, यानी कि सी की बहन है क्यू। अब क्यू का जेंडर डिसाइड हो गया, यानी कि क्यू का जेंडर डिसाइड हो गया, यानी कि लड़की है। तो जब लड़की है तो एन की ये क्या होगी, बेटी की बेटी, यानी कि नतनी। ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी और सी को अवॉइड किया था, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता ही देंगे तो क्या दिक्कत है। तो बेटी की बेटी हो जाएगी। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के प्रश्न को, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने की ये चीज़ आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान में ही रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आइए जल्दी से देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि पूर्वाह्न 10:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण। तो ये आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि एंगल बराबर होता है 30 गुने घंटा माइनस प्लस हो जाएगा 11/2 और इंटू मिनट। अब इसी पे आप लोग बैठाइए और तुरंत निकालिए भाई, टाइम की बहुत पाबंदी है। 30 गुना 10 बज रहा है, और आपका यहाँ पे माइनस कर लीजिए 11 बट्टे प्लस माइनस जो भी करना कर लीजिए 11/2 इंटू 25। अब देख लीजिए 300 हो जाएगा, प्लस कीजिएगा तो वो बाही कोण निकल जाएगा, माइनस कीजिए 11/2, तो 11 और 25 से गुना होगा तो 2 7 5 हो जाएगा, बट्टे में 2। अब हमारा हो जाएगा यहाँ से 600, माइनस में 275, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो 325 तो यहाँ ही जाएगा, ये आ जाएगा 325, और 325 बट्टे में 2 आ जाएगा। अभी काटिएगा तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2.5, यानी कि 62.5 डिग्री हमारा जो है सो ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होंगे सारे प्रश्नों को, और अगर समझ में अगर ना आए तो बैक करके वीडियो को देखें। मैं दावा करता हूँ कि ज़रूर समझ में आएगा। चलिए वीडियो भी 30 मिनट का हो चुका है, तो आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।